हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अभी तक हम एलएम कर्व और मल्टीप्लायर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि आईएस कर्व के पश्चात आज हम देखेंगे कि एलएम कर्व क्या होता है। मैं महाराणा प्रताप जयंती और साथ ही साथ में ईद की आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। और आज हम एलएम कर्व के बारे में समझेंगे। देखिए, एलएम कर्व मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है और जैसा कि अभी की हम अर्थव्यवस्था में देख रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रही है और मॉनेटरी पॉलिसी का जो रोल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बैंक्स में किस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी में हम ये अध्ययन करते हैं कि जो एलएम कर्व है विशेषकर कि मनी सप्लाई का अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जहाँ तक आप लोग सभी जानते हैं कि मनी सप्लाई का एकमात्र इफेक्ट जो इकोनॉमी के ऊपर देखा जाता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज के क्या कारण देखा जाता है। अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी और उससे इकोनॉमी में स्पेंडिंग के ऊपर क्या इफेक्ट आते हैं आईएस कर्व के ऊपर, और इससे इनकम वगैरह किस प्रकार से इंक्रीज या डिक्रीज होती है उसको हम एलएम कर्व के माध्यम से जान सकते हैं। और आईएस और एलएम के इंटरेक्शन से हम अर्थव्यवस्था के इक्विलिब्रियम को और साथ ही साथ में पॉलिसी इफेक्टिवनेस को समझेंगे, जो कि मेरे आप आगे के वीडियोस में देखेंगे। आज हम एलएम कर्व के बारे में देखते हैं। एलएम कर्व देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम का के वे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसके ऊपर एक्स एंटे डिमांड फॉर मनी होल्डिंग्स, जिसे हम एल कहते हैं, और मनी सप्लाई ऑफ मनी बैलेंसेस एम के इक्वल होती है। मीन्स हम समझ सकते हैं कि द पॉइंट वेयर rate of interest and income, the combination of rate of interest and income where demand for money is equal to supply of money। ये हमारी एलएम कर्व। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम किस प्रकार से होता है। जैसे हमने आईएस कर्व के माध्यम से गुड्स एंड सर्विस मार्केट में इक्विलिब्रियम देखा था, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर इक्विलिब्रियम को हम एलपी थ्योरी के नाम से जानते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। यहाँ पर ये देखें आप कि जो भी इक्विलिब्रियम आता है वो इंटरेस्ट रेट में चेंजेस के कारण आता है। और चूँकि यहाँ हम अभी शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट रन के अंदर जैसा कि मनी सप्लाई रियल मनी बैलेंस की सप्लाई आप देख रहे हैं M/P=S होती हैं, और वो चूँकि मनी सप्लाई भी फिक्स हैं जो कि एक्सोजीनियस फैक्टर हैं यहाँ पर, और प्राइस भी फिक्स रहती हैं जो कि हमारा एक्सोजीनियस फैक्टर है। तो इस कारण से हम ये कहेंगे कि शॉर्ट रन के अंदर जो अभी हम जो किनीशियन रेंज के अंदर बात करेंगे या फिर शॉर्ट रन की हम बात कर रहे हैं उस वहाँ पर मनी सप्लाई कांस्टेंट रहती हैं। यही हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, जिससे हम आगे भी अभी समझेंगे। तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन भी यहाँ कांस्टेंट है और मनी सप्लाई भी कांस्टेंट है शॉर्ट रन। Keynesian theory of liquidity preference, LM curve in short run. Interest rate determines the short run fluctuations in the money market. आप एक एक पॉइंट्स को देख लें, समझ लें। आगे हम देखेंगे एलपी थ्योरी है क्या। एलपी थ्योरी हमें ये बताती हैं कि डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंसेस क्या है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस अभी हमने देखा, वो जो सप्लाई तो हमने देख लिया फिक्स रहेगा रियल मनी बैलेंस का, लेकिन जो डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस है आगे हम देखेंगे डिमांड तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। पर डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, ये इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है, जिससे हम आगे से समझ सकते हैं कि डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस इनकम के साथ और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका क्या संबंध है। डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस इज फंक्शन ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, किन्स ने ये बताया है कि इकोनॉमी में डिमांड फॉर मनी के तीन मोटिव्स हैं जिसके कारण से लोग मनी की डिमांड करते हैं या मनी की होल्डिंग करते हैं, मनी को अपने पास रखना पसंद करते हैं। पहला मोटिव जो उन्होंने बताया वो है ट्रांजैक्शंस के लिए। हम अपने डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए पैसा अपने पास रखना चाहते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि कोविड आई है या किसी भी प्रकार की कोई आपदा आती या आपदा नहीं भी है तो भी लोग अपने पास कुछ मनी ट्रांजैक्शंस के लिए हमेशा अपने पास करेंसी रहने देंगे। जो मनी वो ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं रखेंगे तो उसका क्या किया जाएगा उसे भी हम आगे देखेंगे। लेकिन ट्रांजैक्शंस के साथ साथ ट्रांजैक्शंस के लिए मनी रखना एक आवश्यक भी है। उसके अलावा भी चूँकि अनसर्टेनिटीज़ रहती हैं, इस कारण से मनी
प्रिकॉशनरी पर्पसेस के लिए भी रखी जाती हैं कि कोई एक्सीडेंटल कुछ हो गया, कोई हमें आपदा कोई आ गई, तो इस कारण से प्रिकॉशनरी वे में कई बार ऐसा हो सकता है कि इनकम हमें टाइम से नहीं मिली और हमें अपना एक्सपेंडिचर है, बिकॉज एक्सपेंडिचर एक कंटिन्यूस नेचर का होता है। एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है तो आप 4 दिन 5 दिन डिले कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। जो नेसेसरी कमोडिटीज़ का हमें एक्सपेंडिचर करना है वो करना ही होता है। इस कारण प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी भी की जाती है शॉर्ट रन में। ये दोनों ही डिमांड इनकम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। शॉर्ट रन में प्रिकॉशनरी डिमांड भी डायरेक्टली रिलेटेड हो सकती है, लेकिन ट्रांजैक्शन डिमांड हमेशा इनकम के साथ साथ बढ़ती है। जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है और ट्रांजैक्शन डिमांड भी लोगों की बढ़ती है, उनकी वो ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं मनी का। थर्ड है स्पेकुलेशंस के लिए भी मनी की डिमांड की जाती है। स्पेकुलेशंस क्या चीज़ है उसे समझना बहुत आवश्यक है। मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस होने के कारण स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होगी। देखिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम है, जैसे हम लोअर बाउंड इंटरेस्ट रेट कहते हैं, तो लोअर बाउंड के ऊपर लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति आ जाती है, यानी कि लोग सभी पैसा अपने पास लिक्विडिटी के रूप में रखना पसंद करेंगे, बॉन्ड्स या शेयर्स के रूप में रखना पसंद नहीं करेंगे। जैसे 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 इंटरेस्ट रेट बढ़ती जाती हैं, ये जो मनी बैलेंसेस हैं, होल्डिंग्स हैं, वो कन्वर्ट होती जाती हैं और वो बॉन्ड्स के रूप में कन्वर्ट होती जाती हैं मार्केट के अंदर। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी, और एक लोअर बाउंड के ऊपर या जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके ऊपर लिक्विडिटी डिमांड हमारी मैक्सिमम हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती हैं, वो लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशंस कहलाती है, जिसके ऊपर डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस हमारा जो है वो हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, दिस इज सप्लाई ऑफ रियल मनी बैलेंस है, जो कि शॉर्ट रन के अंदर फिक्स है। तो पूरा जो गेम है मनी सप्लाई का, जो मॉनेटरी पॉलिसी या एलएम का हम गेम देखते हैं, वो पूरा गेम इस डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और एक्सोजीनियस फैक्टर्स अगर हम चेंज करते हैं जो सप्लाई के ऊपर हैं, और तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस अभी हमने देखा इज ए फंक्शन ऑफ वाई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। वाई के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका इनडायरेक्ट रिलेशन है, जैसा कि अभी हमने देखा स्पेकुलेटिव डिमांड। तो ये इक्विलिब्रियम है जिसके ऊपर इनकम और ये हमारा रियल मनी बैलेंस की इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होती है। एलएम का डेरिवेशन, देखिए एलएम कर का डेरिवेशन किस प्रकार से होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस के ऊपर निर्भर करेगा। लेवल ऑफ इनकम अफेक्ट्स डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस। अगर इनकम ज़्यादा है तो एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा एंड डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस भी ज़्यादा होगा। ये आप इस इक्वेशन से समझ सकते हैं। डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। सेकेंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका नेगेटिव रिलेशन होता है और इनकम के साथ में इसका पॉजिटिव रिलेशन है। ये आपने यहाँ देख ही लिया। हायर इनकम लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट एज सप्लाई ऑफ रियल मनी बैलेंसेज इज फिक्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, जैसे कि मैंने अभी लास्ट जो आपको कर बताया था, उस कर के अंदर अगर हम देखें तो जैसे जैसे इनकम में बढ़ाता जाऊंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, जिससे आप आगे के डायग्राम से समझ सकते हैं। ये देखिए, इस कर्व के ऊपर हमने यहाँ पे आप डायग्राम से देखिए, ये जो रेट हमारा रियल मनी बैलेंस का जो डिमांड कर्व है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट और मेरी इनकम y1 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट r है। दूसरा जो कर्व मैंने ड्रॉ किया उसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी r है, लेकिन जो इनकम है वो बढ़कर यहाँ पर y2 हो गई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है और इनकम हमारी बढ़ रही है। तो रेट ऑफ, अगर सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट है और रेट ऑफ और इनकम बढ़ी, अगर इनकम बढ़ती है और सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट है, सप्लाई ऑफ मनी में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है और इनकम बढ़ गई है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इक्विलिब्रियम है मार्केट का, मनी मार्केट का, वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर होगा। तो
इससे हम ये समझ सकते हैं कि इनकम बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी बढ़ गई और वही हमारा नया एलएम कर्व का इक्विलिब्रियम होगा, जो कि आप इस कर्व के इस पॉइंट से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसका मतलब हमने ये देखा कि इनकम बढ़ती हैं तो रेट ऑफ जो मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम है वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर होगा। इसे हम समझ भी सकते हैं कि द हायर द डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस एंड द हायर द इक्विलिब्रियम रेट इन मनी मार्केट, जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम रेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी उतनी की उतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी, ताकि जिससे कि मनी मार्केट हमारा इक्विलिब्रियम पर है। देखिए यहाँ पर इसे समझना बहुत आवश्यक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि सप्लाई ऑफ रियल मनी बैलेंस इज रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पर इसी डायग्राम के अंदर आप ये देखिए कि डिमांड फॉर इनकम इंक्रीज होने पर मैंने डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस बढ़ गई और हमारा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इक्विलिब्रियम आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसी कंडीशन पे जितनी मेरी इनकम बड़ी है उतनी की उतनी में, चूँकि डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस बढ़ा है तो उतनी की उतनी अगर मैं सप्लाई बढ़ा देता हूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखिए तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं हो, लेकिन ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सप्लाई ऑफ रियल मनी बैलेंस इज रिमेनिंग कांस्टेंट। दैट्स व्हाई एलएम कर्व इज पॉजिटिवली स्लॉप। अदरवाइज डिमांड बढ़ने पर अगर हम सप्लाई भी बढ़ा देते हैं रियल मनी बैलेंस की तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि लिक्विडिटी जिसकी जितनी डिमांड की जा रही है उतनी अवेलेबल होगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इनकम बढ़ रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रही है मनी मार्केट की इक्विलिब्रियम पर। नेक्स्ट डायग्राम आप देखिए कि मॉनेटरी पॉलिसी एंड शिफ्ट इन द एलएम कर्व। अब देखिए एलएम कर्व शिफ्ट क्यों होता है? जैसा मैंने कहा था कि इट ऑलवेज शिफ्ट्स ड्यू टू द चेंज इन एक्सोजीनियस वेरिएबल्स, एंड हियर इन दिस केस द एक्सोजीनियस वेरिएबल्स आर मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई में अगर मैं कोई भी चेंज करता हूँ, अगर डिमांड वही है, कांस्टेंट है, और मनी सप्लाई बढ़ती है या कम होती है, यहाँ पर हमने कम होने का एग्जांपल ले रखा है। तो अगर मनी सप्लाई आप देखिए कि कम हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं, तो मनी सप्लाई डिक्रीज़ होने पर, मनी सप्लाई अगर डिक्रीज़ हो रही है तो मनी सप्लाई डिक्रीज़ होने पर जो हमारा मनी मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है, नया इक्विलिब्रियम है, वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर मनी सप्लाई डिक्रीज़ होती हैं तो एलएम कर्व अपवर्ड शिफ्ट होगा, और इसी प्रकार से अगर मनी सप्लाई बढ़ती हैं तो एलएम कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये आप क्लियरली समझ गए होंगे कि मनी सप्लाई अगर बढ़ेगी तो एलएम कर्व डाउनवर्ड या नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर मनी सप्लाई कम होती है तो एलएम कर्व अपवर्ड शिफ्ट होगा। तो हम यहाँ दो चीज़ें समझ चुके हैं, एक तो शिफ्टिंग ऑफ एलएम कर्व, एंड सेकंड वन is the slope of LM curve. The slope of LM curve is positively slope, rate of interest and income, there is positive relationship, and the shifting of LM curve depends upon the change in money supply, which is the exogenous variable here in this model. Again, how the money supply shifts, it shifts upward और डाउनवर्ड। आपने देख ही लिया इसको किस प्रकार से अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसे भी समझ लीजिए कि अगर मनी सप्लाई हम बढ़ाने का इंक्रीज़ करने का अर्थ क्या है? इंक्रीज़ करने का अर्थ है जो इकनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू गवर्नमेंट जो पब्लिक से जो बॉन्ड्स हैं वो परचेज किए जाते हैं, और जो रेट्स हैं उनको रेट्स को कम किया जाता है, जिससे कि लोन पैसा इजीली मार्केट के अंदर फेंका जा सके। और अगर इसे हमें श्रिंक करना है, पैसे को श्रिंक करना है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करनी है, तो मनी सप्लाई को कम करना होगा। और मनी सप्लाई को कम करने के लिए बॉन्ड्स को इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू बॉन्ड्स को सेल किया जाता है, जिससे कि मनी सप्लाई सीज हो जाए, और रेट्स जो भी हमारी रेट्स हैं उन्हें डिक्रीज़ करना होगा। तो इन फैक्टर्स के कारण से ओपन मार्केट ऑपरेशंस के और जो रेट्स हैं उनके माध्यम से बैंक जो हमारा आरबीआई रिजर्व बैंक है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ये हम डायग्राम्स समझ ही चुके हैं। अब इसके पीछे के अलजेब्रा क्या है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम की, उसे आप समझिए कि देखिए डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम, वेयर
in short run M and P are remaining constant. This is our money market equilibrium. Means supply of money supply real money balance is equal to demand for real money balance. This is demand for real money balance, which is a linear function of income and rate of interest. इनकम के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए कोफिशिएंट ई हमारा पॉजिटिव है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसलिए जो हमारा कोफिशिएंट एफ है वो नेगेटिव है. बट दोनों ही कोफिशिएंट ई और एफ यहाँ पर पॉजिटिव हैं, और जो उसका साइन है वो नेगेटिव है. इस कारण से रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन और इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है. ये दोनों ही हमारी एलास्टिसिटी को मेजर करेंगे कि इनकम एलास्टिसिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम, demand for change in demand for real money balance due to change in income is equal to E, and change in responsiveness of change in demand due to change in rate of interest is measured through F. So and money supply in equilibrium, money supply is equal to EY minus FR, ये आप देख ही रहे हैं. So अगर हम इसको एडजस्ट करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो इनकम के बीच में रिलेशन आता है वो रहेगा आपका E/FY माइनस 1/F रियल मनी बैलेंस, सप्लाई ऑफ रियल मनी बैलेंस. सो पॉजिटिव रिलेशनशिप R and Y एज ए कोफिशिएंट ऑफ Y इज़ पॉजिटिव. यहाँ आप देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ Y इज़ E और F है, और जो हमारा रिलेशनशिप होगा और जो स्लोप होगा वो E और F फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जिससे हम आगे एक स्लाइड में देखेंगे. एज रियल मनी बैलेंसेस इंक्रीजेस LM शिफ्ट्स डाउनवर्ड एज कोफिशिएंट ऑफ MP इज़ नेगेटिव. रियल मनी बैलेंस जैसे जो आप देख ही चुके हैं कि ये क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होने के कारण से अगर रियल मनी सप्लाई बढ़ती हैं तो जो हमारा LM कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और अगर मनी सप्लाई कम होती है तो LM का अपवर्ड शिफ्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव कोफिशिएंट 1/F. नेक्स्ट हम देखते हैं स्लोप ऑफ LM का डिपेंड्स अपॉन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. इसमें इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी. यहाँ देखिए डिमांड फॉर मनी ही बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डिमांड फॉर मनी हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कौन सी डिमांड फॉर मनी आती है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होती है, और उसकी रेस्पॉन्सिवनेस या उसकी इंटरेस्ट इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लास में डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी किस प्रकार से चेंज हो रही है. और दूसरा ये डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी या प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी और इनकम के बीच में क्या रिलेशन है. तो इन दो बातों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जो सप्लाई ऑफ मनी बैलेंसेस वो हम यहाँ कांस्टेंट मानते हैं और एक्सोजीनियस वेरिएबल इस मॉडल में माना जाता है. देखिए LM फ्लेट कब होगा, अगर इंटरेस्ट इलास्टिसिटी या रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस, अगर बढ़ती हैं तो LM क्या होगा, फ्लेट होगा. और LM इज हॉरिजॉन्टल विथ जीरो स्लोप इफ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कंप्लीटली रेस्पॉन्सिव टू इंटरेस्ट रेट. LM का जो स्लोप है वो ज़ीरो हो जाएगा या फिर इनफाइनाइट इलास्टिसिटी हो जाएगा if speculative demand for money completely responsive to interest rate. तो उसकी इंटरेस्ट इलास्टिसिटी हम देखते हैं कि इनफाइनाइट इलास्टिक होने पर, स्पेकुलेटिव डिमांड इनफाइनाइट इलास्टिक होने पर यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन आ जाती हैं, और जितनी भी सप्लाई ऑफ मनी है वो होल्ड की जाती हैं कि बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशंस दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज इन नियर फ्यूचर. LM is vertical if with infinite slope when there is no speculative. अगर स्पेकुलेटिव सभी पैसा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के लिए किया जा रहा है या जितना भी पैसा पंप किया जाता है वो स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए होल्ड किया जाता है, तो हमारा LM कर्व वर्टिकल होगा. अदरवाइज हमारा जो LM कर्व है वो हॉरिजेंटल टू वर्टिकल हो जाएगा. सॉरी, फर्स्ट केस में हॉरिजेंटल होगा और अदरवाइज ये LM का वर्टिकल होगा अगर जो भी पैसा है वो स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए नहीं रखा जाता है, वो ट्रांजैक्शन यूज़ के लिए रखा जाता है, तो जो LM कर्व है वो वर्टिकल हो जाएगा. और जब LM कर्व वर्टिकल होगा तो फिस्कल पॉलिसी बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाएगी, और जब LM कर्व हॉरिजेंटल होगा तो फिस्कल पॉलिसी 100% इफेक्टिव होगी. यहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अब मेरे नेक्स्ट स्लाइड में आप समझेंगे. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद.